आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की 9 महीने की एक विशिष्ट तैयारी योजना के बारे में। बहुत से एस्पिरेंट सोचते हैं कि अगर केवल 9 महीने बचे हैं तो तैयारी अधूरी रह जाएगी, लेकिन सही रणनीति और अनुशासन के साथ यह समय पर्याप्त है। आज का वीडियो 1 सितंबर से शुरू होकर 24 मई तक का पूरा डेट वाइज रोड मैप है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगी और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बस अगर आपको कुछ करना है तो वो है कंसिस्टेंट। आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है, बिल्कुल ज्यादा फोकस करना है, डिसिप्लिन रहना है बिल्कुल। अब आप बात करते हैं कि ये जो रोड मैप है, ये जो स्टडी प्लान है 9 मंथ्स का, ये 9 मंथ का प्लान किसके लिए है, किन बच्चों के लिए है? तो मैं आपको बता दूं, ये बिगिनर्स के लिए भी है और ये उन बच्चों के लिए भी है जो इस जर्नी में थोड़ा सा समय ऑलरेडी बिता चुके हैं या उनको बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये उन दोनों के लिए ही राइट चॉइस है। हम दोनों ही इसको देख सकते हैं और मैं दोनों तरीके से इस बारे में बात करूंगा कि इसको बिगिनर्स कैसे पढ़ें और जो थोड़ी सी तैयारी में उतर चुके हैं, पढ़ चुके हैं या 1-2 अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, वो भी इस तैयारी को या इस रोड मैप को कैसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हमने इसे चरणों में बांटा है, भागों में बांटा है। तो पहले भाग की बात करें अगर हम देखते हैं यूपीएससी परीक्षा की संरचना। ये बिगिनर्स के लिए है जिनको अभी यूपीएससी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो अभी सिर्फ सर्च कर रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए व्यवस्थित कर बनाई गई है ताकि आपको बहुत ज्यादा कुछ खंगालना ना पड़े। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू लास्ट में आता है। प्रीलिम्स की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, मतलब टिक मार्क वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट है, एग्जाम है सॉरी, जिसमें कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और आपको राइट करेक्ट करना होता है। इस तरीके का ये पेपर है जिसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे जीएस और सीसेट, जीएस1 और जीएस2 भी इन्हें कहते हैं। प्रीलिम जीएस1 की बात करें तो ये 200 अंकों का होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक अंक 2 अंकों का होता है। दूसरा पेपर सीसेट का आता है, जिसे जीएस2 भी कहा जाता है। यह 200 अंकों का होता है, इसमें 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। अब बात यह है कि जो जीएस1 का जो पेपर है, मेरिट जिसे कहेंगे या लिस्ट में नाम अगर आएगा तो वो जीएस1 के बिहाफ पर ही आता है। सीसेट का पेपर सिर्फ यूपीएससी ने क्वालिफाइंग रखा हुआ है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको सिर्फ 33% पेपर में लाने हैं और आप सीसेट पार कर जाएंगे। आपको जो नंबर स्कोर करना है वो जीएस1 में करना है, क्योंकि आपको इसी की कट ऑफ पार करनी होती है। कट ऑफ सिर्फ इसके बिहाफ पर ही लगती है, इसके बिहाफ पर नहीं लगती है। फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास मेंस में 9 पेपर है। जब आप प्रीलिम्स पार कर लेंगे तो फिर आप मेंस लिखेंगे, जो कि एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको आंसर लिखने होते हैं। इसमें जीएस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आते हैं और 3 घंटे का आपको समय मिलता है, जिसके 20 के 20 आंसर आपको लिखने होते हैं। जिसमें 4 पेपर जीएस के होते हैं, एक एसए का होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं एसए के, फिर 2 ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल की लिस्ट जो है, सब्जेक्ट की लिस्ट, वो हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में ये रिलीज करता है, तो आप उसमें से कोई भी सब्जेक्ट अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं। फिर 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग होते हैं। ये भी कहने का मतलब ये है कि इनके मार्क्स भी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इनकी कोई कट ऑफ नहीं होती है, बस आपको 33% स्कोर करना होता है इसको क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तार से हमने अपनी वीडियोस में बताया है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। यूपीएससी जो सिलेबस देता है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसको पढ़िए, फिर हमारी वीडियोस देखिए, इंटरलिंक करने की कोशिश करिए। इसमें जो हमने किया है, हमने सिर्फ सब्जेक्ट लिखे हैं कि जीएस में मेंस के जीएस के पेपर्स में कौन कौन से किस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं।
जैसे मैं GS1 की अगर बात करूं तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भारतीय कला और संस्कृति के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आधुनिक भारतीय इतिहास से आते हैं, विश्व इतिहास इसमें होता है, भारतीय समाज इसमें होता है और भूगोल होता है इसमें। इन पांचों सब्जेक्ट से मिलकर बनता है मेंस GS1। इससे आगे चलें तो मेंस GS2 को देखते हैं, जिसमें राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मतलब ये मोटा मोटा अगर इसका खाका देखें तो ये पॉलिटी से ही रिलेटेड होता है पूरा पेपर, ये राजनीति से ही रिलेटेड होता है, इसलिए आपने हम देखा भी होगा, इसके लिए मोस्टली सब लक्ष्मीकांत ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पूरा पेपर ही पॉलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या वो खुद पॉलिटी हो, जिसमें कि संविधान की बात की जाती है, संसद की बात की जाती है, या जितने भी राजनीति से संबंधित जितने भी विषय हैं, लिंक्ड टॉपिक्स जो भी हैं, वो सब पॉलिटी में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेंस GS3। मेंस GS3 की बात करें तो इसमें इंडियन इकोनॉमी की बात की जाती है, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात की जाती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की बात की जाती है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इस सब्जेक्ट से ये पूरा पेपर बनता है। आगे देखें तो उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी GS3 का ही पार्ट है। फिर इसके बाद मेंस GS4 के पेपर में आपको एथिक्स देखने को मिलता है, नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, और इसी से लिंक्ड इसमें आपको केस स्टडीज देखने को मिलती है। फिर इसके बाद लास्ट में इंटरव्यू होता है, जो कि आपका 275 मार्क्स का होता है। मेंस के अगर क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा मेंस के सब्जेक्टों के कट ऑफ, उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो कि आपकी रैंक डिसाइड करती है, और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि आपको कौन सी पोस्ट अलॉट होगी। ठीक है, अब हम अपनी रणनीति की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारी रणनीति प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखकर बनेगी, ताकि आप दोनों को साथ साथ लेकर चलें और एक इस स्तर पर आ जाएं कि आप पेपर को अपना 100% से दे सकें और उसको क्रैक भी कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1 हमने देख लिया था, जिसमें हमने यूपीएससी परीक्षा को समझा था। अब भाग 2 के चरण 1 को देखते हैं। हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक आधार निर्माण करेंगे। मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं ये उनके लिए है, जो ऑलरेडी अपने आधार को निर्माण कर चुके हैं वो बच्चे क्या करें कि जो टॉपिक्स इनमें हैं उनको रिवाइज शुरू कर दें, उनकी रिवीजन अच्छे से शुरू कर दें, और उनसे रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, उन्हें दें, देखें कि उनका कौन सा वीक एरिया है, कहां पर वो गलती कर रहे हैं और कहां पर गलती नहीं कर रहे हैं, और कौन सा उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। इससे उन्हें अपनी खामियां पता चलेगी और सुधारने का मौका मिलेगा। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिगनर के लिए बेस्ट है, लेकिन जो लोग मिड जर्नी में हैं वो भी इसको अपना सकते हैं, थोड़ा सा अपने तरह से। बात करते हैं सबसे पहले हमारा क्या लक्ष्य रहना चाहिए। जो बच्चा सितंबर से ही सोच रहा है कि हाँ मेरे को तैयारी में बैठना है, सबसे पहले आएगा PYQ का आकलन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने PYQ का आकलन ही नहीं किया है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि पेपर की डिमांड क्या है, यूपीएससी पूछना क्या चाह रहा है। हम इस पर एक और डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द देकर आएंगे, जो आपके बहुत सारे डाउट को सॉल्व करेगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको खुद से भी सबसे पहले PYQ का आकलन करना है, पेपर्स देखने हैं, 3-4 दिन लगातार पेपर्स देखने हैं, और समझना है कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, कौन से टॉपिक को वो वेटेज देता है, जिन टॉपिक्स को वेटेज दे रहा है वहां से क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी उठानी है, किससे लिंक करके, PYQ से लिंक करके। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड किताबें पूरी करनी है, वो भी PYQ प्लस सिलेबस। सिलेबस की सीरीज हमने चला रखी है, एक विस्तृत सिलेबस की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए। जिस सब्जेक्ट की वीडियो रह गई है बहुत जल्दी रिकॉर्ड करके बहुत जल्दी आपके पास आएगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बस प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपको और ज्यादा सपोर्ट कर पाए। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम वैकल्पिक विषय की तरफ भी बढ़ेंगे। इससे पहले आपको वैकल्पिक विषय को चूज करना होगा। आपको देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट एरिया, इंटरेस्ट का एरिया कौन सा है सब्जेक्ट में,
आप कौन से सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में कंफ्यूज भी हैं तो पिछले साल के उनके मेंस के पेपर देखिए कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि आप कितना किस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे और उसमें स्कोर कर रहे हैं। चलिए अगर हम देखें तो हम 1 सितंबर से अगर अपनी जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम इतिहास को उठाएंगे। इतिहास में हम क्या करेंगे कि इतिहास की एनसीईआरटी 6 to 12 को लेंगे प्लस स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इन दोनों को हम प्लस करके पढ़ेंगे। हम पहले इसका एक थोरोली ले लेंगे और उसके बाद फिर इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, और आपस में इंटरलिंक करेंगे इसको। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो एक बेस आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बन जाएगा, जिसके बाद ये आपके लिए ऑलरेडी थोड़ी सी आसान पड़ जाएगी। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम राजनीति को उठाएंगे, पॉलिटी को उठाएंगे, उसकी भी एनसीईआरटी। इसकी एनसीईआरटी 11th की मेनली एक फोकस रखी जाती है, उसके अलावा आप सिर्फ लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। इसकी एनसीईआरटी सिर्फ 11th की भी पढ़ लेंगे तो बहुत रहेगी। 11th की एनसीईआरटी अगर आपके पास समय थोड़ा सा कम है, जैसा कि कम है ही क्योंकि जो बच्चा सितंबर में बैठ रहा है और उसको मई में पेपर देना है तो समय की कमी है ही, तो आप इसमें सिर्फ 11th की एनसीईआरटी ले लें फिलहाल के लिए और लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें लाइन टू लाइन। कौन सी बुक को किस तरीके से पढ़ना है, क्या उसमें हाईलाइट करना है, क्या छोड़ना है, क्या कम वेटेज देना है, ये आपको पीवाईक्यू बताएंगे। इसलिए पीवाईक्यू का आकलन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आए जिसमें ये बताया जाए कि कौन से सब्जेक्ट को या कौन सी बुक को किस तरीके से जल्दी और रिलायबल तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसके बाद अगर आप अपना वैकल्पिक विषय चूज कर चुके हैं तो वैकल्पिक विषय का 20% सिलेबस, ओनली 20% सिलेबस अपने साथ लेकर आपको चलना चाहिए। इसके बाद करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने। अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि डेली प्रीलिम्स के लिए डेली एक प्रीलिम्स डोज शुरू करें, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट 5 से 6 न्यूज डेली की सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियोस में अपलोड करें, ताकि आप उसको अगर एक बार जल्दी जल्दी देख भी लें तो 2-3 मिनट में आपकी जब बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी हो जाएंगी तो बहुत सारी न्यूज आपके पास रहेगी जो आपके डेली दिमाग में रहेगी। क्योंकि मैं भी जानता हूँ इतना सारा पढ़ने के बाद बहुत कुछ निकाल कर पढ़ने का मन नहीं होता है और समय भी नहीं बचता है, तो हम थोड़ी सी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 मिनट की वीडियोस में आपको जितना ज्ञान दिया जा सके हम दे सके। इससे आगे बढ़ेंगे अगर तो अक्टूबर शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में हमें क्या करना है, जब हम उसे पढ़ लेंगे जो पीछे बात हुई है, तो हम भूगोल को उठाएंगे। भूगोल की एनसीईआरटी 11th फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ माजिद हुसैन और एटलस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टॉपिक्स आप 11th की एनसीईआरटी में पढ़ लें वो इसमें से थोड़े से इग्नोर कर सकते हैं, बाकी आप इसमें वो टॉपिक पढ़ सकते हैं जो आपको यहाँ ना मिले या यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना हो और यहाँ इलेबोरेशन ज्यादा हो, तो आप उन टॉपिक्स को साथ में देख सकते हैं। इसी के साथ हम अर्थशास्त्र उठा लेंगे, जिसमें एनसीईआरटी और रमेश सिंह, एनसीईआरटी के साथ साथ रमेश सिंह को लेकर चलेंगे। इसके बाद हम राजनीति की बात करेंगे। फिर से जो लक्ष्मीकांत हमने इससे पिछले भाग में पढ़ ली थी 1 से 3 भाग तक, उसके बाद की हम यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर वैकल्पिक विषय ऑप्शनल को अगले 20% को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और इस मंथ में ही हम सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर्स को भी साथ में जोड़ देंगे। सितंबर को तो हम पढ़ ही चुके हैं, अक्टूबर को जब पढ़ेंगे तो सितंबर के भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, नवंबर की बात करते हैं। नवंबर में अब हम पर्यावरण को उठाएंगे, और पर्यावरण में हमें दृष्टि की क्विक बुक या फिर विजन आईएएस के नोट्स, इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप देख सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, या जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो या आपको रीजनेबल पड़े। फिर इसके साथ करंट अफेयर्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पर्यावरण में करंट अफेयर्स का महत्व बहुत है, क्योंकि वो करंट इश्यूज पर ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर हम प्राचीन इतिहास उठा लेंगे, जिसमें हमारा बुक आती है आर्य शर्मा, मध्यकालीन इतिहास के लिए है शशि चंद्र, और भारतीय संस्कृति के लिए है नितिन सिंघानिया। इसको हम धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करते हुए चलेंगे।
इसमें पहले हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से शुरू करें, क्योंकि समय हमारे पास कम होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस पर फिर हम बात कर लेंगे। फिलहाल आप PYQ को देखकर अंदाजा लगाइएगा कि इसमें कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो हम अपने ऑप्शनल को अगले 20% को कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स की रिवीजन चलती रहेगी। तो यहाँ हमने क्या पूरा कर लिया, पहले 3 महीने, जो पहले हमारा 3 महीने का जो लक्ष्य है वो हो गया हमारा, सभी स्टैंडर्ड किताबें एक बार कवर हो गई और 60% हमारा ऑप्शनल हो गया। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब चरण 2 की तरफ हम बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं, अभ्यास व उत्तर लेखन। अब थोड़ा थोड़ा हमें आंसर लिखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप प्रीलिम्स देकर और फिर मेंस की तैयारी में एक साथ लगेंगे और आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप सीधा मेंस क्लियर कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको ये तैयारी पहले से ही शुरू करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लक्ष्य रखेंगे टेस्ट सीरीज, उत्तर लेखन और वैकल्पिक विषय को पूरा करना। ठीक है, अब देखते हैं हम 1 से 31 दिसंबर तक हमारे पास क्या क्या बचेगा। अब हमें क्या शुरू करना है, अब हमें प्रीलिम्स के लिए हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये लगाने ही लगाने हैं। आप ये मान लीजिए कि जितने आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आप इस जर्नी में एक कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ हमें अब क्या करना है, हम मेंस आंसर राइटिंग रोज 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हम एक काम करेंगे, डेली जो एडिटोरियल्स होते हैं या आर्टिकल्स जो होते हैं, हम ये करने वाले हैं कि हम उनमें से एक आर्टिकल या एडिटोरियल को उठाकर और उसका एक संक्षिप्त में क्वेश्चन और आंसर बनाने की कोशिश करेंगे और हम वीडियो के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे होगा ये कि जब आप डेली वो वीडियो देखेंगे और उस एक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि 7-8 महीने बाद आपके पास 200-250 क्वेश्चंस तैयार हो चुके होंगे जो आपको आते होंगे, और वो करंट प्लस स्टैटिक होंगे। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी हमारे साथ जुड़कर आसान होने वाली है। तो आप 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेली स्टैटिक का अपने आप से लिख सकते हैं और एक आंसर जो हम आपको ये कराएंगे उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर इसके आगे करंट अफेयर्स नवंबर की बात करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स आप पीछे तक के सब रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ इस मंथ के और पिछले महीने के भी आप रिवाइज करते चलिएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम अपना ऑप्शनल भी 20% दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसी मंथ में हम क्या करेंगे, एक पहला रिवीजन मारेंगे एनसीईआरटी का और स्टैंडर्ड किताबों का एक थोरोली लेंगे। ठीक है, तेजी से एक रिवाइज करते हुए निकलेंगे, ये देखने के लिए कि हमने जो पीछे चीजें पढ़ी हैं वो हमें याद है या नहीं है। और इसी के साथ हम साइंस एंड टेक की पिछली करंट अफेयर्स को तैयार करते चलेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं साइंस एंड टेक का जो पेपर है वो करंट बेस्ड ही ज्यादातर होता है। इसके बेसिक के कुछ टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो विजन आईएएस के नोट देख सकते हैं आप उसके लिए, या फिर दृष्टि की कोई बुक देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है, तो आप उससे इसकी तैयारी इजीली हो जाएगी। फिर इसमें जब आप ये एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबों की रिवीजन करेंगे, उसी के साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि इसमें वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े जाएं जो जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, ताकि आपकी जीएस 1 की पेपर की भी रिवीजन हो जाए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जनवरी की शुरुआत हो जाएगी। अब हमें जनवरी में क्या करना है, हमें प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हफ्ते में 3 लगाने हैं। पिछले महीने हमने 2 लगाए थे, अब हमें 3 करना है, धीरे धीरे हमें से बढ़ाते चलना है। ठीक है, अब और हमें अब हर 10 दिन में एक निबंध लिखना है, यानी एक मंथ में 3 ऐसे हमें जरूर लिखने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें जीएस पेपर 2 रिवाइज करना है। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं हम पीछे बात कर चुके हैं, उन सब्जेक्ट्स को हमें रिवाइज करना है कि हमने जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है वो हमें कितना याद है। तो वो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इसमें रिवाइज कर सकते हैं।
इसके बाद ऑप्शनल 90% आपका पूरा हो चुका है, इसको हम साथ लेकर ही चल रहे हैं जब से 20-20% करके। फिर करंट अफेयर्स भी हमें रिवाइज करते चलने हैं। इसके साथ हमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ना शुरू करना है। एक्चुअली ये अगले मंथ है क्योंकि बजट तो नेक्स्ट मंथ आता है, तो इसको आप अगले मंथ के लिए कर लीजिएगा, नेक्स्ट मंथ वाले उसमें डाल लीजिएगा। ठीक है, और अब हमें सी सेट पढ़ना भी शुरू करना है। इसमें जो टॉपिक्स रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको रीजनिंग मैथ्स ऑलरेडी आती होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं आती होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ी बहुत आती होगी। तो इसमें रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स आप शुरू कर दीजिएगा। इसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इजी हैं और ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, जिनको तैयार करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम फरवरी में करेंगे। अब जो हमारी तैयारी है वो बिल्कुल प्रीलिम्स की तरफ ही, बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड बढ़ रही है। जैसे अब हमें क्या करना है, हमें एक रोज मॉक टेस्ट लगाना है प्रीलिम्स के लिए। ये लगाना ही लगाना है। अगर आप ये छोड़ रहे हैं तो सोचिए कि आप पेपर पास करने से दूर जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको 100% ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपको पहला इसका रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि इसके बाद फिर हम मेंस को साइड रख देंगे। ये मेंस का अब लास्ट मंथ बचेगा हमारे पास। उसके बाद करंट अफेयर जनवरी फरवरी में कंपाइलेशन और उससे पहले की भी रिवीजन। यहाँ पे आपको एथिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। ये अप्रोक्स मतलब 50% आप मान लीजिए कि आपको 50% पढ़ लेना है बस। इसके बाद फिर जब आप प्री क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको समय बचेगा। टाइम वैसे भी अभी हमारे पास कम है, तो हम जितना हो सके उतना अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब आपको हफ्ते में 2 सी सेट के मॉक भी लगाने हैं। ये भी मस्ट है क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे सी सेट में ही रह जाते हैं, मोस्टली हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि वो सीरियस नहीं लेते हैं सी सेट को और सोचते हैं हम तो निकाल ही लेंगे, क्वालिफाएंगे। इसके बाद इसी मंथ में आपको जीएस पेपर 3 रिवाइज करना है। इसमें आप प्री और मेंस को लेकर चलिएगा। मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उनकी रिवीजन प्लस मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिवीजन। तो ये आपका प्री मेंस एक साथ कवर हो जाएगा। इसके बाद इस चरण का लक्ष्य क्या है हमारा ऑप्शनल पूरा हो चुका है, एक डिवीजन भी हो चुकी है और उत्तर लेखन की हम शुरुआत भी कर चुके हैं। अब चरण 3 की बात करते हैं। ये चरण बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, देखते हैं रिवीजन, मॉक टेस्ट और प्रीलिम्स। 1 से 31 मार्च तक हमारा क्या काम रहेगा, रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है हमें। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करेंगे ना आप मार्च से, तो इसमें लगातार आप 2 आवर का पेपर दीजिएगा, बिल्कुल पेपर के एनवायरनमेंट की तरह। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद सितंबर फरवरी का करंट अफेयर और यहाँ तक अब इस मंथ में TT 365 भी शुरू हो जाती है, यानी विजन की आती है। ये कुछ पीछे के पार्ट्स मंथ्स के आने लग जाते हैं, तो आप इसको उठा लीजिए और इसको थोरोली पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद अब यहाँ से आपको सिर्फ रिवीजन करनी है प्रीलिम्स के टॉपिक की। जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपके वीक एरियाज हैं या जिसकी तैयारी अभी आप सही से नहीं कर पाए, आप उसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। प्रीलिम्स ओरिएंटेड वीडियो 5 महीनों का पूरा हम दिसंबर में एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि जैन से और मई तक का होगा, जो आपकी पूरी प्रीलिम्स के लिए एक डोज की तरह काम करेगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसके बाद अप्रैल 1 से 30 तक की देखते हैं। अब आपको यहाँ पर भी अपने रिवाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रीलिम्स एंड योर वीक एरियाज, आपको अपने वीक एरियाज पे वर्क करना है और जितना हो सकते हैं प्रीलिम्स के टॉपिक्स को रिवाइज करते चलना है अपने हिसाब से। आप पॉलिटी की रिवाइज करना चाहते हैं, पहले आप पॉलिटी करिए। ज्योग्राफी करना चाहते हैं, ज्योग्राफी करें। कैसे क्या रोड मैप रहेगा, स्टडी प्लान रहेगा, वो हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे जब हम ये लेकर आएंगे। अभी आप इस तरीके से ही चलिएगा। इसके बाद फिर आपको रोज एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है जीएस प्लस सी सेट का। वही 2 घंटे पेपर दिया,